हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज की क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और अभी तक ये हमारी जो कैलकुलस की सीरीज़ चल रही है इसके अंदर मैं ऑलमोस्ट पूरी कैलकुलस पढ़ा चुका हूँ। आज हमारा लास्ट चैप्टर है। मैं आपको बता देता हूँ, हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन में बोथ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एरिया अंडर द कर्व पढ़ चुके हैं और आज इसका लास्ट चैप्टर जो हमारी 12th क्लास में है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास में भी मैंने हमेशा की तरह कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन रखे हैं और ऐसा नहीं है कि मतलब वन शॉट में मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ तो जल्दी से निपटाने की कोशिश है। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री से लेकर के सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के जो तीनों तरीके होते हैं वहाँ तक मैंने पूरा एक एक चीज़ अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन के भी डाल दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक आधा वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे एंड देन इस टॉपिक को भी हम पूरी अपनी, जैसे हमने एक एक करके चैप्टर निपटाया है, इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अगर आप बाकी के चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए 12th क्लास सीबीएसई के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसको आप जा कर के एक बार चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे चैप्टर सीरियल ऑर्डर में मिल जाएंगे। इसके बाद हम वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटीज़ एंड अदर जो चैप्टर हैं वो सब स्टार्ट करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर तो आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, ताकि आप और भी चैप्टर मेरे से समझ सकें। ठीक है भाई, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन समझते हैं। इक्वेशन हम जानते ही हैं, कोई भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर आउटपुट वैल्यू हमें पहले से ही पता हो, यानी कि कह सकते हैं इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अब पर्टिकुलरली डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या होता है ना भाई, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आ जाते हैं। अब मैंने तो यहाँ पे आपको एक और नया नाम बता दिया, क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स हो गया, या डी स्क्वायर वाई वाई में डी एक्स स्क्वायर हो गया, जिसको आप जैसे कि वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। अगर आपको किसी भी इक्वेशन के अंदर एक भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख जाए तो फिर आप उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। एक बार मैं आपको लिख के भी अच्छे से बताता हूँ। देखो इधर, जैसे कि मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, देखो जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना, डी स्क्वायर वाई वाई में डी एक्स स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, है ना, या फिर डी क्यूब वाई वाई में डी एक्स क्यूब, इस तरीके से भी बोल सकते हो, है ना। अच्छा, इसको ही कई बंदे कैसे लिखेंगे, वाई डैश से, वाई डबल डैश से, वाई ट्रिपल डैश से, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर कई बार इन्हें हम y1, y2, y3, क्योंकि अगर मतलब सपोज किसी चीज़ का आपने 10 बार डेरिवेटिव कर रखा है तो 10 डैश लगाने तो थोड़े डिफिकल्ट होंगे, तो y10 हम सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, सो आपके पास अगर कोई भी इक्वेशन है जिसके अंदर आपको इनमें से कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सो उस इक्वेशन को आप क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो जैसे कि सिंपल इक्वेशन बनाते हैं, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, है ना। या फिर मैं क्या बोलूँ, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स रेज टू द पावर 3/4, है ना। तो ये क्या है, हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। बेसिकली कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कहीं भी आपको डी वाई बाई डी एक्स या फिर वाई डैश, वाई डबल डैश ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो इस तरीके की इक्वेशन को आप, इक्वेशन क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की इक्वेशंस को आप क्या बोल पाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल पाएंगे। और एग्जाम्पल देखने हैं और देख लेते हैं। जैसे कि सपोज अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कभी खतरनाक मोड में आएगी तो कैसी दिखेगी, साइन के अंदर जनरली तो हमें क्या दिखता है, एक्स दिखता है, थीटा दिखता है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि बस एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिखना इज इनफ टू से दैट दिस इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो भाई, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री से, ऑर्डर एंड डिग्री से। ठीक है,
फिर हम आएंगे एक ऐसे पार्ट के अंदर जिसके अंदर हम चेक करते हैं, वो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे और एक नॉर्मल इक्वेशन दे देंगे और हमें बोलेंगे क्या ये जो नॉर्मल वाली इक्वेशन है ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। टू चेक इफ गिवन इक्वेशन इज a solution of given differential equation। बहुत ही इजी पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट को आप थोड़ा सा डेरिवेटिव से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, और लास्ट पार्ट हमारा रहेगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये हम तीन तरीके से कर पाएंगे। एक हमारा रहेगा वेरिएबल सेपरेबल, बेसिकली ये मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा हमारा रहेगा होमोजीनियस और तीसरा हमारा रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा भाई, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे ज्योमेट्रिकली पर्सपेक्टिव से तो होती क्या है, जैसे आपने कोई भी आपके पास एक कर्व था और आपने उसे क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसके अंदर जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट थे अगर तो आप उनको रिमूव कर देते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट वही होता है जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो एक सी आ रहा था ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। अगर तो आपने किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट किया और उसमें से सारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स रिमूव कर दिए तो इस तरीके की इक्वेशन को आप क्या बोल सकते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। बेसिक सीधी भाषा में आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। एक कर्व था, इसका डेरिवेटिव हमने किया, क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया। अब अगर तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किसका डेरिवेटिव था तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो हमने डेरिवेटिव करके क्या बनाई, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। अब इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर देंगे यूजिंग दीज थ्री मेथड्स। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पर देखो यहाँ पे कुछ बारीकियाँ हैं, वो बारीकियाँ क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे तो चलो क्वेश्चन आ गए, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम समझ लेंगे। जैसे कि सपोज अपने पास ये एक कर्व था, ये एक सपोज कर्व था, इसका कुछ डेरिवेटिव होगा। ये कर्व था, इसका भी कुछ डेरिवेटिव होगा, और ये एक कर्व था, इसका भी कुछ डेरिवेटिव ज़रूर होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आप ये कहोगे कि सर तीनों कर्व्स की शेप तो सेम ही है लगभग, पर ये लोकेटेड अलग अलग जगह पे हैं। अगर तो देखो तीनों की शेप सेम है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि तीनों के डेरिवेटिव की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आ जाएगी। ये बात समझ पा रहे हैं आप? अगर तो तीनों कर्व की शेप सेम है तो तीनों का डेरिवेटिव भी क्या आएगा, सेम आ जाएगा। पर अगर मैं इसको वापस इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि वो ये वाला कर्व था, ये वाला कर्व था या ये वाला कर्व था, क्योंकि इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव सेम ही है, क्योंकि तीनों की शेप सेम है। अब मैं वापस इंटीग्रेट अगर करता हूँ तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा मतलब अपना आंसर आ रहा है। इसीलिए जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि उसे हम इंटीग्रेट करते हैं, जो कि हमने इंटीग्रेशन में ऑलरेडी कर रखा है, हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट c ऐड करते हैं ये बताने के लिए कि इन तीनों में से हमारा कोई भी आंसर हो सकता है, या फिर ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर होंगे। ठीक है भाई। अब इसी जब हमारा जो आंसर निकलता है ये इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c के साथ निकलता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन, कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब किसी चीज़ का डेरिवेटिव और वापस उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया तो आपको पता चल गया कि ये किस चीज़ का डेरिवेटिव था। पर ये डेरिवेटिव तो बहुत सारी चीज़ों का हो सकता था, इसलिए हमने उन बहुत सारी चीज़ों को जनरलाइज करके लिख दिया है। पर अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आपका सॉल्यूशन आया है दैट सॉल्यूशन शुड पास फ्रॉम सपोज 3,2, तो अब 3,2 से ये पास नहीं होता, 3,2 से सिर्फ ये वाला कर्व ही पास होता है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोलने लग जाएंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलने लग जाएंगे। ये बेसिकली मैंने आपको एक समरी बताई है इस पूरे चैप्टर की। कर्व होगा, डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, वापस इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब बिल्कुल स्टार्टिंग से अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना ज़रूरी है कि ऑर्डर क्या होता है एंड डिग्री होती क्या है।
देखो ऑर्डर तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है, डिग्री के अंदर फिर भी हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अच्छा भाई, तो ऑर्डर क्या होता है, जैसे आपको किसी ने भी कोई भी इक्वेशन दी, देखो हमने एक चैप्टर पढ़ा था ना जब डेरिवेटिव, तो उसके अंदर हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े थे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर हम क्या करते थे, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देते थे, और डी वाई बाई डी एक्स की बजाय क्या आ जाता था, डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर आ जाता था। बात समझ में आ रही है आपको? सो ऑर्डर का मतलब यही होता है कि आपने कितनी बार बेसिकली एक वाई को डिफ्रेंशिएट कर रखा है, आगे बात समझ में, या फिर कितनी बार एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रखा है। सो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसके अंदर आपके पास मतलब बहुत सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे। इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में से जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जैसे कि अगर डी वाई बाई डी एक्स हाइएस्ट हो सकता है, या फिर अगर उसी के अंदर डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर आ गया तो फिर वो हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर हो जाएगा। अभी मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in the differential equation, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ डी डॉट ई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीपल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर में से जो भी हाईएस्ट होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर देखूं तो यहाँ पे ये कैसा सवाल लिख दिया है मैंने, हाँ भाई, तो यहाँ पे देखो हमें क्या नज़र आ रहा है, डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है। पावर जो उसकी है उसको छोड़ दो, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे हमें डी फोर वाई बाय में डी एक्स की पावर 4 नज़र आ रहा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना नज़र आ रहा है यहाँ पे 4। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना हो गया 4, क्योंकि यहाँ पे 2 ही बार डिफरेंशिएट किया गया था, यहाँ पर 4 बार डिफरेंशिएट किया गया। अब कई बच्चे क्या सोचेंगे कि सर ये पावर भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर पे पावर हो रखी है। भाई ये कोई पावर नहीं है, ये सिर्फ लिखने का तरीका है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। ऐसा नहीं है कि डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर कर रखा, आपने ऐसे नहीं कर रखा, आपने वाई को एक और बार डिफरेंशिएट कर रखा है, ठीक है। तो उस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव था, तो हाईएस्ट कौन सा हो गया, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। सो डिग्री कितनी आ गई, सॉरी ऑर्डर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, छोटा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगर यहीं पे मैं देखूँ तो यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट हो रखा है, 2 बार, 1 बार, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो एक ही है अपने पास सिर्फ, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट हो रखा है, ये तो एक ही बार हो रखा है, तो इसका ऑर्डर भी कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी कितनी बार डिफरेंशिएट हो रखा है, 2 बार हो रखा है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार ये डिफरेंशिएट हो रखा है। तो एक इसकी बात हो गई भाई, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो गई। कोई सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप देख के ही बता सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है। आपको सिर्फ ये स्पॉट करना है कि मल्टीपल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स प्रेजेंट हैं अगर तो उनमें से हाईएस्ट ऑर्डर मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन सा है, ठीक है। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं डिग्री। इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत हो सकता है आपको करनी पड़े, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं इट इज़ द हाईएस्ट पावर, ये बोल रहे हैं इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन पॉलिनोमियल फॉर्म। इसकी मतलब मैं बताता हूँ आपको ये क्या कहना चाहते हैं इतनी सारी इंग्लिश से, ठीक है, पर एक बार उससे पहले मैं लिख देता हूँ। इट इज़ द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर किसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in
differential equation when differential equation is expressed in polynomial form. अच्छा भाई, polynomial form का क्या मीनिंग है? पॉलिनोमियल अगर आपको 9th क्लास से ध्यान हो तो इस तरीके के मतलब कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते थे जिनके अंदर जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। यानी कि अगर कहीं पर भी आपको इस तरीके की बदतमीज़ी देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे पावर हाफ हो रखी है, यहाँ पे पावर 3/4 हो रखी है, सो इस तरीके की फॉर्म में आप डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाओगे। आप क्या बोलोगे कि डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड है। अब हो सकता है कि थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आप करो और डिग्री डिफाइन हो जाए, पर ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी भी डिग्री उस पर्टिकुलर फंक्शन की डिफाइन कर ही ना पाओ। ठीक है, सो डिग्री ऐसा हो सकता है कि आंसर आपको क्या देखने के लिए मिले कि डिग्री तो इसकी क्या है? नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट अगर मैं देखूं तो इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? ये। अब इसकी पावर कितनी है? 1 है। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे देख के नहीं जाना कि इसकी पावर तो 4 है, आपको किसकी पावर देखनी है? आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर का मतलब क्या है? हो सकता है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 2 बार प्रेजेंट हो। बात समझ में आ रही है आपको? तो फिर अगर उन दोनों में से किसी एक की पावर कम है, किसी एक की ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि सपोज़ यहाँ पर लिखा है d³ y में dx³, यहाँ पे लिखा है d³ y में dx³ का होल स्क्वायर sin x प्लस 3dy/dx इज इक्वल्स टू 4, ऐसे लिखा है। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 3 है, तो सबसे पहले तो ऑर्डर 3 हो गया। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 2 बार प्रेजेंट है। कितनी बार प्रेजेंट है? 2 बार प्रेजेंट है। इसीलिए मैंने लिखा हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है तो इन दोनों में से जिसकी हायर पावर है वो आपको लेनी है। यानी कि इसका ऑर्डर 3 हो गया था और डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। पर अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे d4y में dx⁴, ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट है, तो हम इसकी डिग्री को स्ट्रेट अवे कितना बोल देंगे कि इसकी डिग्री कितनी आ रही है? 1 आ रही है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस मिल पाए इसके लिए। ठीक है, ओके गाइस। हाँ भाई, अब देखो अगले सवाल पे चलते हैं। when the differential equation is expressed in polynomial form, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि देखो जनरली जब हम साइन को या कॉस को या टैन को लिखते हैं या कॉस एक्स सेक को लिखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? एक्स देखने के लिए मिलता है, या फिर हो सकता है x² देखने के लिए मिल जाए। कभी भी इसके अंदर हमें dy/dx देखने के लिए नहीं मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर तो आप मैक्लॉरेन सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा जानते हो तो ये सब क्या होते हैं, मतलब कि किसी भी मतलब ट्रांसेंड फंक्शंस बोलते हैं इन्हें। तो ये तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, तो इन सबको जो हमारी मैक्लॉरेन सीरीज़ होती है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और जो हमारी मैक्लॉरेन सीरीज़ होती है वो इनफाइनाइट तक चलती रहती है। यानी कि आप हाईएस्ट पावर वहाँ पे नहीं बता पाओगे कि कितनी आ रही है। बात समझ में आ रही है? सो कभी भी आपको अगर इस तरीके से, हालांकि जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो तो यहाँ पे 2 हो चुका है ऑलरेडी, पर स्टिल इक्वेशन के अंदर आपको कभी भी इस तरीके से क्या दिख रहा है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट फंसा हुआ दिख रहा है, साइन के साथ, कॉस के साथ, टैन के साथ, ई की पावर में ई की पावर dy/dx दिखने लग जाए, कहीं में लॉग के अंदर dy/dx दिखने लग जाए, जहाँ पे यूजुअली उसको नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसी जगह पे है तो हम इसे पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं बोल सकते। तो सबसे पहली कोशिश तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि साइन से dy/dx को मुक्त कराया जाए। ठीक है, और अगर हम इसे मुक्त कराने में कामयाब हो गए तो हम इसकी डिग्री डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हम स्ट्रेट अवे क्या बोलेंगे कि इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड है। देखो एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं d²y में dx² को उधर लेके जाता हूँ, क्योंकि ये जो साइन के साथ dy/dx आ गया है ना, ये बहुत दिक्कत है। अगर ये साइन के मल्टीप्लाई में होता हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर साइन में जो x होता है उसकी जगह क्या आ गया? एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया। अब देखो यहाँ पे
मैं डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ। अब देखो अगर मैं मतलब थोड़ी सी मेहनत कर भी लूँ, इस साइन को इधर साइन इनवर्स में ले भी आऊँ, तो ये डी वाई बाई डी एक्स तो फ्री हो जाएगा, पर साइन इनवर्स के अंदर अगेन एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट फंस जाएगा, यानी कि हम चाह के भी इस डी वाई बाई डी एक्स को फ्री नहीं करवा पा रहे। तो इसलिए हम इसकी डिग्री क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड बोलेंगे। तो डिग्री ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपको डिफाइंड मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है कि डिग्री का आंसर आपको क्या देखने के लिए मिले, नॉट डिफाइंड देखने के मिले, जैसे कि सेकंड केस में देखने के लिए मिल रहा है। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव था ये, ठीक है। आगे चल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, हाईएस्ट। साइन के अंदर देखो यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें हैं, साइन के अंदर 3x है, कॉस के अंदर 3x है, कोई दिक्कत नहीं है इनसे हमें, ये तो नॉर्मली होते ही हैं। बस साइन के अंदर dy बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए, लॉग के अंदर dy बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर या फिर 1 प्लस dy बाई डी एक्स, ऐसी चीज़ें उसके अंदर नहीं आनी चाहिए, ई की पावर में नहीं आनी चाहिए, टैन इनवर्स, साइन इनवर्स, इन सब के अंदर हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स नहीं दिखने चाहिए, अदरवाइज हम उन्हें पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं बोल पाएंगे। और जब तक हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, हम उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। ऑर्डर हम हमेशा डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए आप देख सकते हो कोई सिंप्लीफिकेशन हमें नहीं लगी थी, हमने नीले वाला जो भी काम था वो बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया था। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आप ऑर्डर एंड डिग्री से 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने किसी भी एग्जाम में, मतलब CBSE के यानी कि प्री बोर्ड वगैरह जो भी हैं या बोर्ड्स। हाँ भाई, अब डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, 1 है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो तो आप कहोगे सर यहाँ पे रूट है ना, और रूट की अगर आप दोनों तरफ सर स्क्वायरिंग कर दोगे ना, स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये रूट हट जाएगा। मैं कब बात तो यार तुम लोग सही कह रहे हो, एक बार स्क्वायरिंग करके देख लेते हैं। तो इस तरफ स्क्वायरिंग करी तो रूट हट गया, और इस तरफ हमने स्क्वायरिंग करी तो डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी पावर कितनी है, 2 है। कब, जब हमने उसे पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, बिकॉज दिस वाज नॉट पॉलिनोमियल फॉर्म। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी आ गई है, 2 आ गई है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ तो इसको भी आप देखो थोड़ा सा पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 4 पावर रेज करनी पड़ेगी, तभी 3/4 की पावर 4, तो 4 से 4 क्या हो पाएगा, कैंसिल हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 sin x इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर की पावर 4, और इस तरफ पावर कितनी बच जाएगी अपने पास, 3 बच जाएगी। दोनों तरफ हमने 4 पावर कर दिए, तो 3/4 की पावर 4, तो 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ पे पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी दिख रही है अपने को, 4 दिख रही है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 4 हो गया। कई बच्चे मेरे से कहेंगे कि सर अभी अभी आपने कहा था कि साइन के साथ dy बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए। देखो साइन के साथ dy बाई डी एक्स अभी है भी नहीं, साइन के साथ क्या है, x है, ये तो इसके मल्टीप्लाई में है। आगे बात समझ में। सो साइन में जो x होता है ना, उसकी जगह dy बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए, या फिर 1 प्लस dy बाई डी एक्स या फिर 3 माइनस dy बाई डी एक्स, ऐसी कोई चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी देखो दिक्कत तो बहुत भयंकर हो रखी है, क्योंकि साइन के साथ क्या रखा है, dy बाई डी एक्स आ रखा है। पर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो और साइन को उधर ले जाओ तो आप कहोगे सर dy बाई डी एक्स की जो हमारी वैल्यू है ये साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 है ना। अब आप अगर ध्यान से देखो तो dy बाई डी एक्स को हमने साइन से फ्री कर दिया, और इधर भी जहाँ साइन इनवर्स गया है इसके अंदर कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है, तो इसकी डिग्री को हम डिफाइन कर सकते हैं हम, और ये बोल सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1 है। हालांकि इतनी डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन बोर्ड्स में आपको नहीं दिखाई देते, जो आपको दिखाई देते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको दिखाई दे सकते हैं। आगे बात समझ में सारे बच्चों के, ऑर्डर एंड डिग्री क्लियर है। ऑर्डर क्या है, डायरेक्ट इक्वेशन देखी आपने, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखा वही हमने क्या लिख दिया, इक्वेशन का भी ऑर्डर लिख दिया, है ना। इसको याद ऐसे ही कर सकते हो, क्योंकि जब मैं 12th क्लास में था मैं तो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता था, तो मैं वहीं पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो पढ़ा था ना डेरिवेटिव्स में हमने, उसी से याद रखता था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वो हमसे 2 बार डेरिवेटिव निकलवाते थे। यानी कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि आपको कितनी बार डेरिवेटिव करना है, या फिर यहाँ पे जो पूछ रहे हैं कि कितनी बार इक्वेशन का डेरिवेटिव हो रखा है, जैसे कि इसका 4 बार, इसका 2 बार, इसका 3 बार डेरिवेटिव हो रखा है। और डिग्री का क्या मतलब है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है उसी पर्टिकुलर टर्म की पावर कितनी है।
कब? जब वो पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस करी गई हो। पॉलिनोमियल फॉर्म का क्या मतलब है कि उल्टी सीधी पावर नहीं दिखनी चाहिए, जैसे 3/4, 7/2, 0.7, 3/4, कुछ इस टाइप की पावर्स आपको नहीं दिखनी चाहिए। एंड साइन के अंदर dy/dx, कॉस के अंदर, लॉग के अंदर e की पावर में, यहाँ पे हमें कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं दिखना चाहिए। आई होप आपको ऑर्डर एंड डिग्री क्लियर हो गया होगा, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा ही कुछ आपको समझा दिया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि हम लोगों को इन्होंने क्या कहा कि ये एक कर्व है, आपको ये बताना है कि ये इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो आप कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ये कर्व है। तो देखो कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिफ़िकल्टी नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे से मतलब आपको कोई चीज़ यूज़ करके वहाँ पे डालनी है और देखना है कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे इन्होंने हमें इक्वेशन क्या दी है, y = cos x + c। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और c यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं तो क्या होएगा, y' + sin x = 0। यही देखो वहाँ पे भी उन लोगों ने बोला था। अभी यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशन आसान थी, मैं डायरेक्टली उधर लेके गया तो हमारे पास वही आ गया, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या करता, y' की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देता और चेक करता क्या राइट हैंड साइड के वो इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। जैसे कि यहाँ पे y' की वैल्यू -sin x + sin x, दोनों कैंसिल होके कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ भी रहा है, ठीक है। अच्छा भाई आगे चलते हैं। अगेन सिमिलर ही क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि ये हमारे को कर्व दे रखा है y = x sin x, और आपको ये प्रूव करना है कि ये इस भाई का सॉल्यूशन था। किस भाई का, मैं इधर लाल रंग से लिखता हूँ, xy' = y + x √ x² - y²। तो कोई बात नहीं, देखो y x वगैरह तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, पुट करने को अभी भी पुट कर सकता हूँ, पर एक यहाँ पे y' अलग चीज़ आ रही है, इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखो इधर, सो y' किसके इक्वल होगा, x cos x, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, x को कांस्टेंट रखा, sin x का डेरिवेटिव cos x। अब की बार sin x को कांस्टेंट रख लेते हैं और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे इन्होंने xy' की वैल्यू निकालने के लिए बोली थी। आप दो तरीके से अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं, या तो आप दोनों तरफ क्या करें कि x से मल्टीप्लाई कर दें, तो xy' जो आपको लेफ्ट में चाहिए था वो यहाँ पे भी लेफ्ट में क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे कहें कि मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, किसको सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्विंग LHS या RHS, जिस मर्जी को आप सॉल्व कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, सॉल्विंग LHS, ठीक है। और आपको देखो x को तो x ही रखना पड़ेगा और y' की जगह आप क्या रख सकते हो, ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको प्रोसीड करना चाहते हैं, जस्ट सिंप्लीफिकेशन भर है, कोई मतलब बहुत ही खतरनाक इसके अंदर मैथ्स नहीं है। तो देखो क्या हो रहा है, x² cos x + x sin x, देखो x sin x की वैल्यू y है और यहाँ पे हमें एक y भी चाहिए, तो इसकी जगह तो मैं y ही लिख देता हूँ और यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट सा दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, देख लेंगे इसको भी तो ये क्या है, x cos x वहाँ पर है, तो देखो कोई नहीं, एक x तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए हमें, तो और इसको लिख लेता हूँ, मतलब जो cos x है इसको लिख सकते हैं √1 - sin² x, क्योंकि sin x cos x बेसिकली यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आई वांट टू एलिमिनेट दिस cos थिंग। तो cos को मैं एलिमिनेट डायरेक्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि cos की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे पास जो वैल्यू अवेलेबल है वो किसकी अवेलेबल है, sin x की वैल्यू अवेलेबल है, क्या, y/x। तो अब sin की वैल्यू मैं y/x यहाँ पे रख देता हूँ, सो 1 - y² + x² + y। अब यहाँ पे LCM ले लेते हैं, तो x² √x² - y² अपॉन में x² + y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, चलो कोई नहीं, लिख देते हैं एक बार अच्छे से। आई होप इतना तो आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे रूट हटा लेते हैं, तो ये क्या होगा, x² √x² - y² अपॉन में x + y, ठीक है। तो एक x से एक x कैंसिल, और आई होप जो हमें चाहिए था वो आ चुका है।
सो वी स्टार्टेड फ्रॉम LHS, LHS से हमने स्टार्ट किया और जो हमें मिल गया वो अब क्या है, RHS है। ठीक है, बेसिक मतलब करने का स्टाइल या थॉट प्रोसेस मेरा यही था कि यहाँ पे जस्ट मैंने वैल्यू उठा के पुट कर दी। ठीक है, हालांकि वहाँ पे भी अगर मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर लेता तो सेम ही चीज़ आ जानी थी। ठीक है, पर कोई बात नहीं, जनरली बच्चों को ये चीज़ अच्छी लगती है कि LHS RHS सॉल्व करना, तो मैंने भी इसको वैसे ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने y डैश की वैल्यू पुट करी। अब थॉट प्रोसेस ये था कि जो हमारे राइट साइड है इसके अंदर कहीं भी साइन कॉस नहीं है, तो ये साइन कॉस हटाने थे। x साइन x की वैल्यू मेरे को वहाँ से डायरेक्ट ही दिख गई, y अब कॉस हटाना बचा था, कॉस की वैल्यू मेरे पास थी नहीं, वैल्यू थी मेरे पास साइन की। हालांकि एक काम और भी कर सकता था कि साइन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे थी तो कॉस की वैल्यू निकाल सकता था आइडेंटिटी लगा के और फिर उसको मैं यहाँ पे डाल देता, पर मैंने इसी को साइन में कन्वर्ट कर लिया और साइन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, जो भी चाहिए था ऑटोमेटिकली आ गया। बेसिक आइडिया यही है कि आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो आपको सेटिस्फाई करानी है गिवन फंक्शन के साथ। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं। हाँ भाई, तो देख लेते हैं इसको भी। सो ये एक कर्व दिया है और वहाँ पे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। कोई बात नहीं, मेरे को तो डिफरेंशिएट करना आता है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा। अच्छा, थोड़ी सी इंग्लिश भी इसके अंदर आप जैसे लिख सकते हो पेपर में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, x के, और फिर आपको क्या मिल रहा है, ऐसे मतलब प्रॉपर इंग्लिश की किसी को भी पढ़ने वाले को, सामने वाले को समझ आ सके कि आपने किया क्या है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई मैथ्स टीचर ही लगेगा, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने सॉल्व किया, जस्ट आपको समझाने के लिए सॉल्व किया कि बेसिकली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है ना। आपको पेपर में इतना बुरे ढंग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा तमीज़ में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x इंटू में y है तो x dy/dx प्लस y इंटू में x का डेरिवेटिव 1, log y का डेरिवेटिव 1/y और साथ में क्या आएगा, एक dy/dx आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। लेफ्ट राइट एडजस्ट कर लेते हैं चीज़ों को, तो y इज इक्वल्स टू, उधर ले जाता हूँ इसे, 1/y, साथ में क्या है, dy/dx है, माइनस x है और यहाँ पर क्या है, dy/dx है। सो y dy/dx अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 1/y माइनस x और यहाँ पे आ जाएगा dy/dx। ये तो मेरे को लगता है डायरेक्ट ही हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस xy अपॉन में y और साथ में क्या आ गया यहाँ पे dy/dx। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो y² अपॉन में 1 माइनस xy इज इक्वल्स टू dy/dx। ठीक है, यही देखो हमें वहाँ पे प्रूव भी करना था। तो वैल्यू उठा के पुट करना भी अच्छा है, पर अगर डायरेक्ट हो जाता है तो और अच्छा है, मतलब मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही मैंने डिफरेंशिएट किया, dy/dx की वैल्यू निकाली, इन्होंने dy/dx की टर्म्स में पहले ही डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रखी थी, तो सेम ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब भाई इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि मेन पार्ट भी बोल सकते हैं, पे हम चलते हैं। इसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर प्री रिक्वायरमेंट यही है कि आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी जो थोड़े बहुत बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं उनको मैं साथ साथ आपको बताते हुए चलूँगा। 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। देखो वेरिएबल किसको बोलते हैं हम किसी भी इक्वेशन में, x एंड y को। अब वेरिएबल सेपरेबल में यही होता है कि आपको सारी x वाली टर्म्स एक तरफ करनी है, y वाली टर्म्स एक तरफ करनी है। जो x वाली टर्म्स होंगी इनके साथ में ही आप dx को अटैच करेंगे और y वाली टर्म्स के साथ आप dy को अटैच करेंगे। एक चीज़ और मेक श्योर करेंगे कि dx एंड dy हमेशा न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। आ गई बात समझ में, x वाले अलग, y वाले अलग, x वालों के साथ dx, y वालों के साथ dy, dx dy हमेशा न्यूमरेटर में। तो देखो कितना सिंपल है। इसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो देखो भाई, यहाँ पे ये सब x वाले लोग हैं और यहाँ पे dy/dx लिखा हुआ है। कोई नहीं, मैं dx को भी इन्हीं लोगों के साथ भेज देता हूँ। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ दोनों तरफ। dy का इंटीग्रेशन तो y होता है। अब 1 माइनस कॉस एक्स को आपको पता होना चाहिए 2 साइन स्क्वायर x/2 लिखा जा सकता है और 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर x/2 लिखा जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों आइडेंटिटी हैं। कई बंदे इन्हें हाफ एंगल फार्मूलाज भी बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है, कुछ बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो cos 2 थीटा किसके इक्वल है,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, या फिर मैं बोलूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा है। इधर से इधर जाते समय एंगल क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा था, तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस कॉस एक्स है तो उसका आधा एंगल क्या होएगा, x/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस 2 थीटा की दूसरी आइडेंटिटी आप लिखो, ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो इधर जाते समय क्या हो जाएगा, एंगल आधा हो जाएगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो 2 हल्का सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जनरली ऐसे ही याद रखोगे कि एंगल आधा हो जाएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपको किसी भी के अंदर लगाने में आसानी यहाँ पर रहेगी। जैसे कि यहाँ पे x था तो यहाँ x/2 हो गया, यहाँ पे भी x था तो यहाँ भी x/2 हो गया। अब देखो ज़्यादा इस सवाल में दम नहीं बचा, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे y इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x/2 हो गया। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता ही है सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करके करते हैं। 10वीं वाली आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस 1, इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x हो जाता है। तो ये क्या होएगा, y इज इक्वल्स टू tan x/2, पर ये तो यहाँ पे x/2 है तो x/2 के डेरिवेटिव यानी कि 1/2 से डिवाइड करेंगे, 1 का डेरिवेटिव x और एक कांस्टेंट c लिख लेंगे। सो y इज इक्वल टू 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी। अब आप यहाँ पे कई बच्चे क्या कंफ्यूज होंगे कि सर इंटीग्रेशन तो हमने दोनों तरफ किया है ना, तो हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट इधर एक सी लिखना चाहिए और इधर एक सी लिखना चाहिए। और कई बंदे तो इतने खतरनाक हैं दोनों सीज को कैंसिल कर देंगे। बेसिकली यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि इधर जो सी आ रहा है और जो इधर सी आ रहा है आएंगे दोनों जगह, वो बात आपकी सही है कि वो दोनों क्या हों, इक्वल हो। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है इन दोनों कांस्टेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक नया कांस्टेंट बन जाए जिसको मैं सी बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इस सी की वैल्यू जैसा आप काट के बता रहे थे 0 भी हो सकती है, पर कोई ज़रूरी नहीं है। आई होप इतनी बात आप सब बच्चों को समझ में आई होगी। वेरिएबल सेपरेबल का मेन मीनिंग आपके दिमाग में घुस गया होगा। x वालों को एक तरफ, y वालों को एक तरफ, x वालों के साथ dx और y वालों के साथ dy। अब देखो यहाँ पे भी मैं इसकी वेरिएबल सेपरेबल आपको करके दिखा देता हूँ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई हो गया। और y वालों के साथ y को ले आओ और x वालों के साथ, x वाला कोई है ही नहीं तो अकेला dx रहेगा। अब दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट करूं, सो 1 बाय लीनियर का इंटीग्रेशन लॉग मॉड लीनियर, पर क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स है तो इसके डेरिवेटिव -1 से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन x और दोनों के इंटीग्रेशन कांस्टेंट को एडजस्ट करके एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर c आ गया। यही इसका आंसर है, कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, माइनस को उधर ले जाना चाहो, ऊपर ले जाना चाहो, जहाँ ले जाना चाहो आपकी मर्जी है, जैसे भी सिंप्लीफाई करना चाहो। अच्छा भाई, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा जिन बच्चों को अभी तक नहीं क्लियर हुआ और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल है, यहाँ पे x है, यहाँ y है, dx है, y है, सब कुछ मिला जुला है। अब मेरे को क्या करना है ना, सेग्रीगेट करना है, x वालों को एक तरफ, y वालों को एक तरफ। तो देखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स टैन वाई, मेनली तो ये इंटीग्रेशन ही है ना, इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस सेक स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे dx है, सेक स्क्वायर एक्स है तो टैन एक्स को भी इधर ले आओ, सेक स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ पे क्या आ गया, टैन एक्स आ गया। और यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर वाई है, dy है, और यहाँ पे टैन वाई इसके नीचे ले लिया हमने। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, है ना। अब टैन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर दिख गया होगा, यहाँ पे टैन वाई का डेरिवेटिव आपको ऊपर दिख गया होगा। लेट टैन एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो अब नॉर्मल इंटीग्रेशन आ गया अपना, डी टी आ गया। अब यहाँ पे टैन वाई को टी मत मानना, इसको पी मान लो। ठीक है, लेट टैन वाई इज इक्वल्स टू पी, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी पी आ गया। समझ पा रहे हैं आप? तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह लिख सकता हूँ डी टी अपॉन में टी, और यहाँ पे डी पी अपॉन में पी। आई होप समझ में आ गया होगा। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी
1/p का इंटीग्रेशन log p, और यहाँ पे कांस्टेंट को c लिखना चाहो c लिख लो, पर log c भी एक कांस्टेंट ही होगा। पर कहोगे आप कि सर क्यों फिर मतलब c लिख लो। देखो लिखने को आप लिख सकते हो, बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। अगर हर चीज़ log में आ रही है तो कांस्टेंट को भी आप c ना लिख के अगर log c लिख लें। देखो इससे आसान कैसे होगी, अगर आप इसे इधर ले आओ तो log की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग log a प्लस log b किसके इक्वल होता है, log ab के इक्वल होता है ना। और अब आप अगर एंटी लॉग लेते हो तो दोनों लॉग ये हट जाएंगे और आपके पास क्या आएगा, TP इज इक्वल्स टू C। सो T किसके इक्वल है, tan x के, और P किसके इक्वल है, tan y के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट C के इक्वल हो जाएगा। आ गई बात समझ में या नहीं आ गई बात समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? शाबाश भाई। चलें आगे। ओके देखो एक और वेरिएबल सेपरेबल का ही क्वेश्चन है, हालांकि ये पता नहीं इतने सिंपल क्वेश्चंस मैंने बार बार क्यों डाल दिए। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी डालें हैं तो कर ही लेते हैं। tan y dy के नीचे इसको ले आते हैं 1 में y स्क्वायर और 1/x² dx, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स y/a, और इसका इंटीग्रेशन x प्लस x³ 3 प्लस c। बहुत ही सिंपल सवाल था, 2 स्टेप। आगे चल लेते हैं। मेन चीज़ आपको सीखनी है कि वेरिएबल सेपरेबल किस तरीके से हम कर पा रहे हैं। e⁻x tan y dx इज इक्वल्स टू, इस पूरे को उधर ले लेते हैं, सो नेगेटिव ऑफ 1 माइनस e⁻x sec² y dy। इस नेगेटिव को इसके अंदर डाल दूँ तो e⁻x - 1 बन जाएगा, और उसको इधर नीचे ले आता हूँ x वाली टर्म्स के साथ। ये क्या करा, e⁻x - 1, ये नेगेटिव भाई मैंने अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। इस तरफ अपने पास क्या है, sec² y dy, और नीचे की तरफ क्या आ गया भाई, इसके tan y आ गया। अब अगर आप ध्यान से देख पाओ, यहाँ भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, यहाँ भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो लेट e⁻x - 1 इज इक्वल टू t, सो e⁻x dx इज इक्वल्स टू dt। सो ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन में t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या चल रहा है, लेट tan y इज इक्वल्स टू p मान लो, तो यहाँ पे sec² y dy किसके इक्वल हो जाएगा, dp के इक्वल हो जाएगा। तो sec² y dy इज इक्वल टू dp अपॉन में क्या है, p है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, log mod t इज इक्वल्स टू log p प्लस, जैसे मैंने अभी बताया था ना, सब चीज़ अगर log में है तो इसको भी आप log में ही ले सकते हैं। इसको इधर ले जाना, इधर ले जाओ, नहीं भी ले जाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। log t इज इक्वल्स टू log a प्लस log b, तो log a b। अब एंटी लॉग लेंगे तो log से log कैंसिल, तो t किसके इक्वल आ गया, pc के इक्वल आ गया। अभी कई बार मैं ऐसे सोचता हूँ, कोई मतलब 10वीं का बच्चा या 8वीं का बच्चा इस मार्क्स को देख लेगा तो वो क्या बोलेगा कि सर इसमें तो मतलब नंबर्स ही नहीं है ना। तो मतलब काफ़ी कई बार अगर बच्चे ऐसे आ जाते हैं ना बड़ी क्लास में, तो फिर वो घबरा जाते हैं, मतलब रैंडमली कभी कभी आ जाते हैं। तो t इज इक्वल टू पी सी, तो किस को क्या माना है, t किसको माना था, e⁻x - 1 को, एक नंबर तो है 1 है, इज इक्वल्स टू p यानी कि tan y, और c कांस्टेंट है तो इसको आगे लिख लेते हैं c tan y। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम मैथ्स में बहुत आगे चले आए हैं, अब इसमें नंबर्स नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं। मैथ्स में एक तो सिंबल्स भी इतने सारे होते हैं कि अगर रैंडमली कोई बच्चा कोई क्लास में आ जाएगा मैथ्स की तो समझ तो बिल्कुल ही नहीं आना। अच्छा हम आगे हम होमोजीनियस पे आ गए भाई। अच्छा भाई होमोजीनियस देखो होता क्या है, मैं एक बार आपको मतलब प्रॉपरली बताता हूँ क्या होता है, एंड देन आपको देसी स्टाइल में भी बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो अगर तो आप अपने मतलब dy/dx निकाल लिया। अब dy/dx को मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे सबसे पहले एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे dy/dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। dy/dx, ये ब्लू को क्या हो गया, dy/dx किसके इक्वल है, dx इधर चले गया, dy इधर चले गया। तो देखो भाई मेन कहानी तो ये होती है कि यहाँ पे टर्म्स देखो आप, टर्म्स क्या होती हैं जो प्लस माइनस से कनेक्टेड होती हैं, है ना।
अब इस टर्म की डिग्री कितनी है 2, इस टर्म की डिग्री कितनी है 2, इस टर्म की डिग्री कितनी है 2, अब इसकी भी डिग्री 2 ही है। डिग्री का मतलब होता है कि एक टर्म के अंदर कितने वेरिएबल प्रेजेंट हैं। यहाँ पे 2 हैं, दोनों ही x है, यहाँ पे 2 हैं, दोनों ही y है, यहाँ पे 2 हैं, दोनों ही x हैं, और यहाँ पे 2 हैं, एक x है एक y, यानी कि सबकी डिग्री आपको सेम नज़र आ रही है। इसी तरीके की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलरली जीरो ऑर्डर की डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। जीरो ऑर्डर मतलब कि इस वाले पार्ट का ऑर्डर, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर एंड डिग्री था वो चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आपको मतलब मैं एक बार बता भी देता हूँ कि प्रॉपरली होता क्या है, कि अगर आप इसको क्या बोल दो एफ एक्स वाई बोल दो कि ये एक फंक्शन है एफ एक्स वाई का, और अब अगर आप इसके अंदर x की जगह लेमडा x पुट कर दो और y की जगह क्या पुट कर दो, लेमडा y पुट कर दो, तो ये लेमडा बेसिकली बाहर निकल के आ जाना चाहिए और अंदर आपका ओरिजिनल फंक्शन ही बचना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, पर बार बार नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी इक्वेशन को होमोजीनियस प्रूफ करना है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आप x की जगह उसमें क्या भर दो, लेमडा x भर दो। यहाँ पे जो हमारा एफ एक्स वाई है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ऐसे सॉल्व नहीं करनी, अभी तो हम प्रूव ही कर रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सॉल्व कैसे करनी है वो मैं सिखा दूंगा, हालांकि बहुत लेंदी मेथड होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो मतलब कोई बात नहीं, पर अगर आएगा तो करना ही पड़ेगा। एक्स की जगह लेमडा एक्स डाल दिया, वाई की जगह लेमडा वाई, तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लेमडा एक्स लेमडा वाई डालेंगे तो लेमडा स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ऊपर लेमडा स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी लेमडा स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर आप इन दोनों को काट दो, काट सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा, लेमडा की पावर 0, और यहाँ पे जो अंदर बच रहा है क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आई होप इतनी बात आपके सबके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये बताया था कि लेमडा बाहर निकल आएगा, और जो ओरिजिनल था ना जिसमें आपने भरा था लेमडा, वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपने इसी में भरा था, ये दिखाई देगा, बाहर के आ गई लेमडा की पावर 0 आ गई समझ में। तो ये बेसिकली अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस। अब हम इस अगर हमें पता चल जाए ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, सॉरी बोल देता हूँ, गलती से हो गया, तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा भाई देखो, बहुत ही सिंपल सा इसका मेथड है, हालांकि थोड़ा सा लेंदी जरूर है पर है सिंपल। देखो भाई क्या करना है आपने जैसे कि देखो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे पहचानता हूँ कि इसकी डिग्री इसकी डिग्री इसकी डिग्री इसकी डिग्री अगर सेम है तो ये कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे कोर्स वाली। अदरवाइज भी मतलब यही होता है कि सारे ऊपर वालों की डिग्री सेम हो जाती है, नीचे वालों की डिग्री सेम हो जाती है, तो वो मतलब हायर क्लासेस में जो आप पढ़ोगे तो उस टाइप की आप डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देख सकते हैं, ठीक है वहाँ पे। पर कोई नहीं, अभी के लिए आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि हर एक टर्म की डिग्री क्या है, सेम है। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी 2 हैं तो स्क्वायर ही हो गया, ठीक है। इतना सा अगर आपको पता चल जाए, सबसे आसान होता है इसे स्पॉट करना कि ये होमोजीनियस का है। सो आपको इसमें लेट करना है। लेट क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू वी एक्स। लेट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, वाई को वी एक्स के इक्वल आपको लेट कर लेना है। आ गई इतनी बात समझ में? एक सेकेंड बस पानी पी लिया ना मैंने एक बार। देखो अब इधर y अगर vx है और आप दोनों तरफ x से डिफरेंशिएट कर दो तो इधर क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, v को कांस्टेंट समझने की गलती मत करना। v x का डेरिवेटिव 1 प्लस x v का डेरिवेटिव dv बाय में dx। आ गया समझ में? अब देखो dy बाई डी एक्स की जगह आपने क्या लिखना है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स लिखना है, और y की जगह आपने क्या लिखना है, vx लिखना है। सो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हुआ, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, y की जगह vx आया तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया, y की जगह vx आया
तो ये क्या हो गया वी एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के हम काट सकते हैं, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी। अब ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन बन गया है। अब वेरिएबल सेपरेबल कैसे करेंगे, सारे v वालों को एक तरफ x वालों को एक तरफ, तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल अपॉन में 1 प्लस वी। अब वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, v वालों को उधर ले गया मैं लेफ्ट में, और ये x वाले इधर ले लेते हैं, dv भी इनके साथ ही है, और x वाले एक तरफ कर दिए। अब इंटीग्रेट कैसे करना है दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। ये इंटीग्रेट आप खुद से इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं एक दो क्वेश्चन तो करा ही देता हूँ यार, सब कुछ खुद से करोगे तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। देखो भाई, तो नीचे जैसा ऊपर बनाओ स्कीम के बारे में मैंने बात करी थी आपके साथ, तो यहाँ पे नीचे जैसा ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे अभी, पर उससे पहले आप ये रियलाइज़ कर सकते हैं क्या कि ये एक बार तो 1 के नीचे लिख लिया मैंने, और एक बार मैंने इसको v के नीचे लिख लिया, ठीक है। इस तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं क्योंकि बहुत ही आसान है, log x हो गया। इसका इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है, log mod 1 माइनस वी हो गया, पर अपॉन में एक -1 ज़रूर आएगा क्योंकि वो इसका डेरिवेटिव है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब नीचे जैसा ऊपर बनाने के लिए यहाँ पे देखो प्लस है, तो मैं एक माइनस अंदर डाल देता हूँ, तो एक माइनस मेरे को इधर भी लिखना पड़ेगा। देखो क्योंकि माइनस माइनस क्या प्लस ही है, तो बेसिकली कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, पर फ़र्क ये पड़ा कि अब मैं नीचे जैसा ऊपर बना सकता हूँ। कैसे, अगर मैं 1 ऐड कर लूँ, 1 ऐड कराए और 1 सब्ट्रैक्ट कर लूँ। आ गया समझ में? इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे log x हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो ये क्या हो जाएगा माइनस log 1 माइनस वी। अब देखो इसको भी मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, 1 माइनस वी अपॉन में 1 माइनस वी, ठीक है। और ये क्या है -1 अपॉन में 1 माइनस वी इज इक्वल्स टू log x। देखो ये तो कैंसिल हो गया, सो माइनस लॉग मॉड 1 माइनस वी माइनस ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है v हो जाएगा यहाँ पे, और इसका क्या होगा माइनस लॉग मॉड 1 माइनस वी अपॉन में 1 माइनस वी का डेरिवेटिव, तो -1 होगा, तो आगे वाला क्या बन गया प्लस बन गया, और यहाँ पे क्या आ गया log x आ गया। अगर इसको खोल दोगे तो माइनस लॉग 1 माइनस वी आएगा, यहाँ पे भी वही है। सो -2 लॉग मॉड 1 माइनस वी, मैंने बताया था आपको लेंदी बहुत होते हैं सवाल, इज इक्वल्स टू log x। अच्छा एक प्लस सी लिख दो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। थोड़े से चेंज भी कर सकते हो आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि बार बार इंटीग्रेशन हो जा रही है ना, तो नए इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड करके बेसिकली एक नया कांस्टेंट आ जाता है उसके अंदर। अब लास्टली यही है कि आपको आंसर तो y और x की टर्म्स में देना ना, सो v की वैल्यू क्या है y अपॉन में x, तो वो आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक सा मेथड है, हर क्वेश्चन में यही आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेट y इज इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, वो मतलब डेरिवेटिव करके उसका आ ही जाएगा, ठीक है। देखते हैं एक दो सवाल और। देखो भाई यहाँ पे इसकी डिग्री 1, यहाँ पे भी इसकी डिग्री 1। आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर हो गया और ये भी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे तो 2 है, पर इनका क्या हो रखा है रूट अंडर हो रखा है, तो स्क्वायर का रूट अंडर तो डिग्री 1, ठीक है। अब मैं प्रूफ वगैरह नहीं कर रहा इसको होमोजीनियस, मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये भी डी एक्स में है तो इसको उधर ले लेते हैं। सो वाई डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सो डी एक्स कॉमन ले लेंगे, y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे से
वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। ठीक है, अब वही हमारी पुरानी कहानी, लेट y इज इक्वल्स टू वी एक्स। तो अब डेरिवेटिव करूँगा तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, v एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज़ v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वाई की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, वी एक्स। वाई की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, वी एक्स, और x एज इट इज रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे से जो रूट वाला पार्ट है ना, ये इसके अंदर से आपको x कॉमन नज़र आएगा, और जब आप x स्क्वायर कॉमन निकालोगे बाहर आके क्या बचेगा, x। अच्छा, यहाँ से x स्क्वायर चला गया तो 1, यहाँ से x स्क्वायर चला गया तो v स्क्वायर अपॉन में x कॉमन निकाल के अब काट देंगे हम इसके अंदर से। तो अपने पास क्या बचेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x कॉमन निकाला दोनों में से और काट दिया, तो यहाँ क्या बचा, v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। तो v से v कैंसिल। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल कर लो, तो dv के नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, और dx के नीचे क्या आ गया, dx इधर x इधर x आ गया। आई होप समझ में आ गई होगी बात। अब इनका इंटीग्रेशन करना आप जानते हैं। इसका क्या होगा, लॉग मॉड 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, लॉग मॉड 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। इसका क्या होगा, लॉग एक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट को सी ना लिख के, जैसे कि अभी हमने पहले लॉग सी लिखा था, तो यहाँ पे भी लॉग सी लिख लेंगे। आई होप समझ में आया होगा आप सब बच्चों के। अब देखो यहाँ पे log 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग सी, तो log सी एक्स। तो log से log कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स, और v की जगह अब वापस रिप्लेसमेंट कर लेंगे हम क्या, y बाई एक्स। आई होप समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। क्लियर है, चलें आगे। शाबाश। अच्छा, ये तो कुछ खतरनाक दिखने वाला सवाल आ गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करना तो वही होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी एक्स को उधर ले जाते हैं और इस पूरे मैटर को इधर ले आते हैं। सो एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स यहाँ पे y है, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ये मैटर आ जाएगा y साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स, और क्या है, एक x है, dy उधर ही रह गया, और इसके नीचे क्या आ गया, dx आ गया। अब वही हमारी पुरानी सब्सटीट्यूशंस, क्या, लेट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल, v कांस्टेंट, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिख लेंगे हम, इसको इधर ही लिख लेता हूँ, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वाला पार्ट मैंने लेफ्ट में लिख लिया। अब यहाँ पे y की जगह वी एक्स लिखना है, तो x कॉस y की जगह वी एक्स, 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 यहाँ पे भी y की जगह वी एक्स। अब जो जो देखो बहुत सारी चीज़ें कट रही हैं, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल। ठीक है, हालांकि और भी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, पर अभी नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा वो मैं। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या बचा, थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ इधर, एक स्टेप और आ जाए ताकि यहाँ पे
देखो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। सो इन सब x को कॉमन निकाल के मैं काट सकता हूँ। देखो x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा x cos v प्लस x कॉमन निकाल लिया, x cos v प्लस v sin v, और यहाँ पे एक v अपॉन में ये भी x कॉमन निकाल लिया, सो v sin v माइनस ये x गया बाहर cos v, ठीक है, और ये x कॉमन आ गया और ये दोनों x कैंसिल हो गए। अब इस v को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस v को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन में v sin v, सिंप्लीफिकेशन है अभी तो जस्ट, और ये जो प्लस v इधर था इसको इधर ले आते हैं माइनस v, एलसीएम ले लेते हैं। तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v प्लस v cos v, v sin v माइनस cos v। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल। अच्छा भाई, अब लेफ्ट राइट एडजस्ट कर लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल के स्टाइल में, v sin v माइनस cos v अपॉन में 2v cos v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन में x। अब जस्ट इंटीग्रेट करना है हमें, वो हमारे स्टाइल से हम कर सकते हैं। सेपरेट कर रहा हूँ, सो 1/2 v sin v v cos v माइनस cos v अपॉन में 1/2 को बाहर ही लिख लेते हैं, cos v अपॉन में v cos v इज इक्वल्स टू log x। cos v से cos v कैंसिल, v से v कैंसिल, यहाँ tan v बच गया, तो log mod sec x होता है, तो log mod sec v माइनस 1/v का log mod v इज इक्वल्स टू log x, और कांस्टेंट के नाम पे log c लिख लेते हैं। सो हाफ log, यहाँ पे log a माइनस log b है, तो ये हो जाएगा log a बाय b, और ये क्या हो जाएगा log c x हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर देता हूँ सिंप्लीफाई इसको। एक सेकेंड बस, 2 मिनट दे दो भाई, थोड़ा इसको, बड़े क्वेश्चन होते हैं ना होमोजीनियस के, मैंने आपको बताया ही था पहले। सो लॉग की प्रॉपर्टी से इसको मैं अंदर ले जाता हूँ, और अब लॉग से लॉग में हटा सकता हूँ। सो ये क्या हो गया, सेक v बाय में v इज इक्वल्स टू सी एक्स। अब v की जगह जस्ट क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y बाय एक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई नो थोड़ा सा लेंदी तो है, पर डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट क्या है, लेंदी है। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसी का। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, मैं देख के समझ गया इसको। सो 1 प्लस ई की पावर x बाय वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस पूरे मैटर को उधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस ई की पावर x बाय वाई। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स ही निकालेंगे ना भाई, क्योंकि, और यहाँ पे क्या आ गया dy, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू अब यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, इसको इधर इसको इधर। सो 1 प्लस ई की पावर x बाय वाई अपॉन में माइनस ई की पावर x बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई, या फिर नेगेटिव उधर ही रहने दो, माइनस डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल हो गया। ये ले ही आओ, कोई नहीं, इस नेगेटिव को वैसे तो अंदर डाल देते सही रहता है इसमें ब्रैकेट में, कोई नहीं। अब वही हमारा सब्स्टिट्यूशन, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स कर देते, पर अब की बार देखो x ऊपर है,
है ना। तो अगर y vx के इक्वल आप यहाँ पे रखोगे तो x से x कट जाएगा, आपके पास 1/v बचेगा, जो कि कंपैरेटिवली मुश्किल होगा कैलकुलेशन वाइज अगर यहाँ पे v बच जाए। तो अब हम उल्टा करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू वी वाई, ठीक है, लेट x इज इक्वल्स टू वी वाई कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, dx बाई डी वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक इसके इक्वल होगा v एज इट इज y dv बाई डी वाई। अब यहाँ पे तो dx बाई डी वाई की वैल्यू हमने कर ली कैलकुलेट, पर यहाँ पे कुछ और है तो कोई नहीं, इसको पलट के लिख देते हैं एक बार। इसको अगर मैं थोड़ा सा पलट के लिख दूँ, इधर कर लेता हूँ, इसको अगर मैं थोड़ा सा पलट के लिख दूँ तो क्या होगा, देखो dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू नीचे वाला ऊपर e की पावर एक्स बाई वाई, और ये नेगेटिव भी एडजस्ट कर देते हैं, x बाय वाई माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस ई की पावर x बाय वाई, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर, यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे, वी वाई से y कैंसिल तो v बचा, x की जगह वी वाई तो y से y कैंसिल तो v बचा, माइनस 1 प्लस ई की पावर v। सिमिलर वे में ये भी हो जाएगा। अब लेफ्ट राइट एडजस्ट कर लेते हैं जस्ट इसको। सो देखो y dv बाई डी वाई इज इक्वल्स टू ई वी टाइम्स v माइनस ई वी अपॉन में 1 प्लस ई की पावर v, और ये v इस तरफ आ जाएगा तो माइनस v। अब तो इस सवाल में ज़्यादा कुछ दम नहीं बचा है, बस मेन पार्ट इसके अंदर यही था दैट रेदर देन सब्स्टिट्यूटिंग x इज y इज इक्वल टू वी एक्स, अब की बार हमने क्या कर दिया, x इज इक्वल्स टू वी वाई सब्स्टिट्यूट कर दिया। वो अपनी समझदारी पे है, अगर आप उल्टा भी करते तो भी सवाल हो जाता, बस थोड़ा लेंदी हो जाता। तो ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस ई की पावर v, ठीक है। अब अगर मैं सेपरेट अगर इसे कर लूँ तो 1 प्लस ई की पावर v, और इन दोनों को इधर ले आते हैं तो v प्लस ई की पावर v इज इक्वल्स टू डी वाई बाय वाई, और यहाँ पे क्या रहेगा, dv रहेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, तो इसको आप लेट कर सकते हो, लेट e इज इक्वल्स टू t, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई की पावर v डी वी इज इक्वल्स टू डी टी। सो ये क्या होगा, डी टी बाय में t, और ये क्या होगा, डी वाई बाय में y। सो लॉग मॉड t इज इक्वल्स टू लॉग y प्लस लॉग c। अब आप बस बाकी की सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा होमोजीनियस वाला, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देन आगे चल लेते हैं, शाबाश। देखो भाई, अब हमारा आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक पर्टिकुलर फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसके अंदर आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी पर्टिकुलर टाइप में लिखी हुई दिखेगी। ऑफ कोर्स ऑर्डर तो फर्स्ट रहेगा ही रहेगा, उसकी डिग्री भी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। तो मैं पर्टिकुलरली किस तरीके से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी दिखेगी और उसका आपको एल्गोरिदम क्या है सॉल्व करने का, वो बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज़ आने वाली है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम की, ठीक है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं सब कुछ अभी हम सीखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पर्टिकुलरली वही फॉर्मूला क्या है वो अभी हम नहीं सीखेंगे, वो फॉर्मूला क्या है वो ज़रूर आज हम सीखेंगे। देखो भाई, तो जो भी हमारी इक्वेशन इस तरीके की आपको दिखाई दे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में, सो इस तरीके की इक्वेशन को आप क्या बोल सकते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो। अच्छा, इसके अंदर एक कंडीशन है क्या, कि ये जो P एंड Q है ना, ये या तो कांस्टेंट होने चाहिए या तो फंक्शन ऑफ x होने चाहिए। फंक्शन ऑफ x का क्या मतलब है, जैसे साइन x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ई की पावर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मतलब समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, और कांस्टेंट y नहीं आना चाहिए इनमें, किस में, P में और Q में, ठीक है। अगर तो ये सब बातें सच हैं तो सबसे पहले स्टेप में हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx के इक्वल। अगर इतना आ गया, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आप डायरेक्ट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख सकते हैं, जो कि होगा y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऑफ कोर्स ये dx के रिस्पेक्ट में होगा। आई होप ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। क्लियर है? अच्छा भाई, अगर तो देखो आपको इक्वेशन इस तरीके की ना दिखी तो कैसी दिखेगी? अगर तो इक्वेशन आपको ऐसी ना दिखी लीनियर, तो ऑफ कोर्स इसके उल्टे वाली दिखेगी। वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है पिक करने में। यहाँ पे dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू आपको दिखेगा। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे p और q या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर फंक्शन ऑफ y हो सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मेन आइडिया यही है, वहाँ पे जहाँ पे भी एक्स एक्स लिखा हुआ था ना और वाई वाई लिखा हुआ था, वो सब इंटरचेंज है। एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, एक एक चीज़ में, मतलब एक जहाँ भी आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ एक्स तो यहाँ क्या आ गया, वाई आ गया, यहाँ वाई तो यहाँ क्या आ गया, एक्स आ गया। हर चीज़ उल्टी हो गई है बस। IF में भी यहाँ पे अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई हो जाएगा। dx था ना वहाँ पे, और जो हमारा फाइनल आंसर है ये क्या होगा, x इंटू में IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू में IF, और यहाँ पे ऑफकोर्स ये dy की टर्म्स में रहेगा। जो मेन चीज़ नोटिस करने वाली है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वो ये है कि यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 दिखना चाहिए, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 दिखना चाहिए। जो हमारा p और q है वो इस केस में कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x, इस केस में कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं एंड देन उस तरीके के भी एक दो सवाल ज़रूर हम देखेंगे। देखो भाई, बिल्कुल मतलब सिंपल यहाँ पे इक्वेशन दी गई है। हमने अभी अभी पढ़ा था क्या, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। सो देखो p जो है वो कांस्टेंट है और जो q है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है, e की पावर -2x है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम करेंगे यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। ये किसके इक्वल आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर -2x। ठीक है, e की पावर, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, ओह सॉरी, e की पावर इंटीग्रेशन p तो 3 है ना, तो 3dx। आई होप समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, सो 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3x होता है, तो सभी जानते हैं। अब दूसरे स्टेप में फाइनल आंसर लिखना है आपने, क्या, y इंटू में IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू में IF। आई होप समझ में आ गई होगी आपको ये बात। सो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या कर देंगे हम, c कर देंगे। इन दोनों को सॉल्व करके e की पावर x आ रहा है ना, जिसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही हो जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, आ गया समझ में, चलें आगे, शाबाश। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी देखो dy बाई डी एक्स प्लस ये p हो गया, ये y हो गया और ये क्या हो गया, q हो गया। ठीक है, सो देखो इसको देखते हैं एक बार। सो IF किसके इक्वल होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। सो ये हो जाएगा e की पावर log x। अच्छा देखो, log की ना एक प्रॉपर्टी होती है, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी कैसे आती है वो सब छोड़ देते हैं। अगर कभी भी आपको e की पावर log समथिंग दिखता है ना, तो इसका आंसर समथिंग हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली जब log का बेस कुछ नहीं लिखा ना, तो उसका बेस b है। अगर सपोज यहाँ पे 7 लिखा हो और log बेस 7 यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, x। बेसिकली दिस थिंग एंड दिस थिंग शुड बी सेम एंड व्हेन नो बेस इज रिटन बाय डिफॉल्ट इट इज बेस e, तो ये दोनों सेम हो जाते हैं, एडजस्टमेंट हो जाती है और ये किसके इक्वल आ जाता है, x के ही इक्वल आ जाता है। e की पावर log एडजस्ट हो जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये x आ गया। अब देखो फाइनल आंसर कितना आसानी से लिख सकते हैं आप, y इंटू में IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू में IF। सो y इंटू में x क्यूब हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4/4 प्लस c हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना सबको, शाबाश। आज मैंने कोई ज़्यादा बात नहीं करी, तो ये वीडियो आपके रिवीजन के उससे काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मतलब एक एक चीज़ पूरी कवर कराइए और मतलब कोई बात भी नहीं करी तो काफ़ी फास्ट भी हो गई। देख रहे हो ना, एक सवा घंटा ही हुआ है अभी तो। ठीक है, और ऑलमोस्ट हमारा हो ही गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट ही टॉपिक था इसका। बस हमें एक बार अब पर्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो समझना है, कैसे निकालते हैं वो समझना है।
ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो हमने सबसे पहली कंडीशन यही देखी थी कि डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पर यहाँ पे तो हमें ये कॉस स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो कोई नहीं, कॉस स्क्वायर को हटा देते हैं, पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके। तो यहाँ पे तो डिवाइड किया तो ये हट गया, यहाँ पे 1 बाय कॉस स्क्वायर आया जिसको मैं सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी 1 बाय कॉस स्क्वायर आया जिसको मैं सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ। साइन कॉस में और चेंज करूँगा तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, पर इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान है। tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, फर्स्ट स्टेप IF निकालना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। देख रहे हो ना, p भी x का फंक्शन है और q भी x का फंक्शन है, तो ये होगा e की पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। अब देखो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, y इंटू में IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू में IF। अब देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, वो तो एक इंटीग्रेशन का सवाल है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना था उतना तो हमने यहाँ पे कर लिया है, और देखो कोई नहीं, मैं कर देता हूँ इसको। लेट tan x इज इक्वल्स टू t, तो ये भी t हो गया, ये भी t हो गया, और ये डेरिवेटिव्स में आ जाएगा इसके। तो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। सो ये क्या हो जाएगा, y e की पावर tan x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x, ऑफकोर्स यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में, तो ये किस में आ गया, ये दोनों चीज़ dt में, और ये क्या आ गया, t e की पावर t dt। क्लियर है। अब इसको आप बाई पार्ट्स की मदद से कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो, बाई पार्ट्स में क्या होता था, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2, तो इन्वर्स लॉगरिथम एलजेब्रा, तो एलजेब्रा t को 1 मानेंगे, सो 1 एज इट इज, t का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो t का डेरिवेटिव 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t। भाई बाय पार्ट्स आना चाहिए, मतलब पूरी इंटीग्रेशन ही आनी चाहिए ये चैप्टर करने के लिए, क्योंकि आप देख ही रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन आई कैसे, डेरिवेटिव करके। सो वापस से जो इसका सॉल्यूशन है वो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करके। तो इंटीग्रेशन की तो ये दोनों एप्लीकेशन ही है चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी और डिफरेंशियल इक्वेशन भी। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो चलो फिर भी 2-3 फॉर्मूले याद करके हो जाएगा, पर इसके अंदर तो पूरी ही इंटीग्रेशन हमारी यूज़ हो रही है। मतलब देख रहे हो ना, अभी बाय पार्ट्स आ गया, हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो तो फिर मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन है एक तरीके से। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं, कितने सवाल भरे हैं। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं जितने भी सवाल भरे हैं। सबसे पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देते हैं x log x से। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय x log x y इज इक्वल्स टू 2 बाय x log x, और यहाँ पे क्या है, x log x है एक और, इनटू में x log x है। सो log x से log x कैंसिल हो गया, सो क्या बचा अपने पास, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाय x log x इनटू में y इज इक्वल्स टू 2 बाय एक्स स्क्वायर। सो IF किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, e की पावर इंटीग्रेशन 1 बाय x log x। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, log x को t लेट कर लेते हैं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 बाय x आपको लिखा दिख रहा होगा। सो 1 बाय x dx इज इक्वल्स टू dt। सो IF किसके इक्वल आ रहा है, e की पावर इंटीग्रेशन dx अपॉन x को dt लिख लिया, और ये क्या हो गया, 1 बाय टी dt। सो ये किसके इक्वल हो गया, e की पावर log t, e और log एडजस्ट हो गए, ये t हो गया, और t किसके इक्वल आ गया, log x के इक्वल आ गया समझ में। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू में IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू में IF। q क्या है, 2 बाय एक्स स्क्वायर है, ओरिजिनल वाले को मत ले लेना, 2 बाय एक्स स्क्वायर log x dx। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे बाई पार्ट्स की मदद ले सकते हैं, ठीक है ना, इन्वर्स लॉगरिथम अलजेब्रा। तो log को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे,
सो 2 को तो बाहर ही रख लेते हैं, log को फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² या फिर x की पावर -2, फिर log को फर्स्ट फंक्शन माना तो इसका डेरिवेटिव ये और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2। तो हो तो जाएगा पर वही है, थोड़ा लेंथी है, कोई नहीं मैं कर देता हूँ। सो log x की पावर -1, सो ये 1/x² हो जाएगा, x की पावर -2 - 1/x, सब कुछ सही है इसमें प्लस। आई होप समझ में आ गया होगा भाई। चलें आगे, नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था। अच्छा भाई अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। अब देखो आप फर्स्ट स्टेप क्या करने की सोच रहे होगे कि dy/dx का कोफिशिएंट 1 चाहिए तो इससे डिवाइड कर देते हैं। देखो भाई नहीं होगा, क्योंकि फिर py = q वाली फॉर्म भी तो हमें चाहिए ना, वो तो यहाँ पे आ ही नहीं रही। समझ पा रहे हो आप? तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इधर इसको इधर। सो क्या हो गया, y dx/dy = x + 3y²। अब देखो हमने फॉर्म क्या पढ़ी थी, मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ याद दिला देता हूँ आपको। dx/dy + px = q, जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए, कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ y, मतलब कि y के फंक्शन यानी कि y² + 3y + 2 या फिर sin y e की पावर y e की पावर sin y, कुछ भी हो सकता है पर y के टर्म्स में, ठीक है। सो px बनाने के लिए मैं x को इधर ले आता हूँ। सो y dx/dy - x = 3y²। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो कोई नहीं, y से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे IF कैलकुलेट कर लेते हैं। सो IF क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन -1/y dy, सो e की पावर -log y। तो log की प्रॉपर्टी से अगर मैं माइनस को ऊपर भेज दूँ तो e की पावर log y की पावर -1, e और log क्या हुआ, यहाँ पे एडजस्ट हो गया। सो यहाँ पे y की पावर -1 यानी कि 1/y एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा बच गया। क्लियर है सब बच्चों को? अब फाइनल आंसर कैसे लिखते थे इसका, x इंटू में IF = इंटीग्रेशन q। q क्या है यहाँ पे, जो बिल्कुल फाइनल वाला q हो, ये है q। यहाँ से हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट करी है, सो इसको लेना है q। कहीं भाई ओरिजिनल में से कहीं से कोई उठा ले, जब वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है तब उसके बाद हम उसमें से q लेना है। सो 3y × 1/y, सो ये तो चलो आसान मिल गया, चलो अच्छी किस्मत है। लो भाई अच्छी किस्मत है, चल ही नहीं रहा पेन। तो y से y कैंसिल, तो ये क्या हो गया 3y + c। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? शाबाश भाई। चलें आगे। देखो अब भाई क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, बहुत कुछ अलग नहीं हो गया, ठीक है। हरे कलर से करते हैं हम, ठीक है। बहुत कुछ अलग नहीं हो गया, नॉर्मल तरीके से आपको जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे वो सॉल्व करनी है। ये पॉइंट पुट करके जो कांस्टेंट c है बस उसको हटाना है, ठीक है। जैसे कि हमने इंटीग्रेशन में भी कुछ इस तरीके के सवाल करे थे जहाँ पे c हटाने के लिए कंडीशन अपने को दे दी जाती थी, वही कंडीशन यहाँ पे भी दे रखी है। जो भी मेथड हो फर्क नहीं पड़ता, किसी भी मेथड से आपको सॉल्व करना है। जैसे कि सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल से ही कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो ईजिएस्ट होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल देखो हो भी गए इसकी, dy के अपॉन में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और यहाँ पे tan x के साथ क्या चले जाएगा, dx चले जाएगा। अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो 1/y का इंटीग्रेशन log y और इसका इंटीग्रेशन log mod sec x। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट को आप log c लिख सकते हैं। तो log y किसके इक्वल होगा, log a + log b यानी कि log ab, c इंटू में sec x, एंटी लॉग लेके कैंसिल हो गया। तो y = c sec x हमारा क्या आ गया, एक जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होते हैं, कई बार ये सवाल पूछा जाता है। जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, यहाँ पे इसका ऑर्डर 1 है, तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिखे, 1 आर्बिट्री कांस्टेंट दिखे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होते हैं, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट को जब हम रिमूव करते हैं तभी हमें क्या मिलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट एक जनरल सॉल्यूशन में कितने हो गए, जितना इक्वेशन का ऑर्डर है, 1 मार्क में पूछा जाएगा, ठीक है। और
पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए, 0 हो गए। अच्छा, आर्बिट्री कांस्टेंट को एक चीज़ और भी बोलते हैं, पैरामीटर, ठीक है, पेरीमीटर नहीं, पैरामीटर। पैरामीटर्स आर दोज थिंग्स व्हिच डिटरमाइन समथिंग, ठीक है। सो y इज इक्वल टू c sec x, इसके अंदर हम ये कंडीशन यूज कर देते हैं, तो y की वैल्यू 1 दी है, c sec 0, तो sec 0 आई गेस आप जानते होगे 1 होता है, 0 रेडियन और डिग्री और फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। हालांकि जब कुछ नहीं लिखा तो आपको रेडियन ही ले लेना, तो 1 इज इक्वल टू c। तो अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, c की वैल्यू 1 भर देंगे, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा, y इज इक्वल टू sec x। आप देख सकते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, और जनरल सॉल्यूशन के अंदर एक आर्बिट्री कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है। एक ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी थी, सॉरी ऑर्डर कितना था, 1 था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एक सवाल दिया है, कोई मतलब बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 + x² से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या चाहिए होता है, हमें 1 चाहिए होता है। तो ये क्या हो गया, dy/dx प्लस 2x अपॉन में 1 + x², ये y आ गया, और यहाँ पे 1 + x² का होल स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है, क्लियर, ठीक है। सो IF किसके इक्वल आएगा यहाँ पे, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, लेट 1 + x² इज इक्वल टू t, तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt। सो IF की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, e की पावर इंटीग्रेशन dt बाय में t, तो e की पावर log t, e और log एडजस्ट हो जाएंगे, तो t आ गया, t क्या था, 1 + x²। फाइनल आंसर आपको भी पता है कैसे लिखते हैं, y इंटू में IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में IF। क्लियर हो गया, एक पार्ट ये कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं जो भी आता है, y 1 + x², 1 बाय में दैट थिंग इज 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, y की वैल्यू 0 दी है तो 0 हो गया, और ये 1 दिया है तो tan इनवर्स 1 π/4 हो गया, तो c कितना आ गया, -π/4, और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। सो y इंटू में 1 + x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x -π/4। क्लियर है, हाँ भाई, क्लियर है, शाबाश। अच्छा भाई, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, ये तो इंग्लिश लिखी है कुछ हैवी, पर कोई बात नहीं, इंग्लिश तुम्हारा भाई समझाएगा आज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी कि हमें x की वैल्यू 0 दे रखी है, y की वैल्यू 2 दे रखी है, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहे होंगे, इस कर्व से पास करवाने का मतलब ही वो है। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एट एनी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व, that the sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope to the curve at that point by 5 units। बेसिकली बोल रहे हैं कि ये तो हमारा क्या हो गया, स्लोप एट एनी पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, उस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स का सम हो गया, क्योंकि वो पॉइंट्स क्या है हमें नहीं पता, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व बिकॉज दे हैव सेड। बोल रहा है कि ये जो सम होगा ना कोऑर्डिनेट्स का, ये ज़्यादा है किससे, स्लोप से, बाय 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो कोई नहीं, इसको 5 कम कर देते हैं तो स्लोप के बराबर हो जाएगा, यही बोल रहा था ना, दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, यानी कि जो सम है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप को एक्सीड कर रहा है, कितने से, 5 से, तो मैंने इसमें कोई नहीं 5 कम कर दिया, अब ये स्लोप के बराबर आ गया। आई होप आप देख के इसको समझ पा रहे होगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx माइनस py इज इक्वल्स टू q, ठीक है। सो IF कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे IF क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन -dx, यानी कि e की पावर -x आ जाएगा, और अगर मैं फाइनल सॉल्यूशन की बात करूँ तो y इंटू में IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू में IF। अब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, कोई नहीं मैं लगा देता हूँ, y इंटू में e की पावर -x, स्लोप का मतलब ध्यान रखना dy/dx होता है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। 11th क्लास में आपने पढ़ा था y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। सो यहाँ पे dy/dx, dy मतलब लिटिल बिट चेंज इन y, लिटिल चेंज इन x,
ठीक है। सो यहाँ पे 1 इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा, तो अलजेब्रा को 1 मान लिया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 5 जो कि 1 हो गया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस 1, तो इंटू ही कर देता हूँ, तो एक माइनस आएगा, फिर एक प्लस होएगा, फिर माइनस, मतलब सही है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कई बच्चे क्या करेंगे, e की पावर x से e की पावर x से e की पावर x काट देंगे। ऐसी गलती से भी मत करना, क्योंकि एक c कांस्टेंट वहाँ पर लिखा हुआ है जो कि आपको ये करना अलाउ नहीं करेगा बिल्कुल भी। चाहो तो आप इन सारे e की पावर x को ले जाके वहाँ पे c के साथ अटैच कर सकते हो, यानी कि e की पावर x से सपोज आपने पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगी। थोड़ा सिंपल हो गया। अब देखो, जब x 0 है तो y 2 है, x 0 है तो y 2 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो इसका रहेगा वो क्या रहेगा, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स माइनस 2e की पावर x। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। सो गाइज विद दिस वी आर डन विद द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पूरी की पूरी कैलकुलस अब हमने पढ़ ली है। जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th CBSE की, उसके अंदर जाके पुराने से सारे लेक्चर्स देख के अपना बैकलॉग कवर कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी क्लासें नहीं बनाई हैं, आप यही समझ सकते हो कि जो हमारी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था वो भी 3 आवर्स का नहीं है, पर उसमें हमने मतलब 60-70 क्वेश्चन करे थे। मतलब पूरा हर चीज़ हमने कवर करने की कोशिश करी है, बस थोड़े कम टाइम में फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आज की क्लास में भी मैंने आपको बताया तो सब कुछ है, पर जैसे ये नहीं बताया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला वही पर्टिकुलरली क्यों है, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा प्री बोर्ड्स आप लोगों के आ रहे हैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, पर पेपर के अंदर फुल मार्क्स ही ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी सवाल छूट जाए, मैंने ऐसा कुछ मतलब पढ़ा दिया करके, सब कुछ ही कवर करने की कोशिश है। और अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगले जो लेक्चर्स आएंगे हमारे वो आएंगे वेक्टर्स एंड 3D पे, तो उनके लिए भी हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो एंड बाय बाय। आप भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है, देन आप इस टॉपिक में और अच्छे कंफर्टेबल हो जाएंगे। थैंक यू गाइज, बाय।